हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है और अब हरियाणा जुडिशरी की सिविल जज एग्जामिनेशन कुछ ही टाइम में कंडक्ट होने वाली है। तो इसी रिगार्ड में हम आपके लिए हरियाणा से संबंधित सारे माइनर लॉज अलोंग विथ जीके एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे चालू करने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, अगर माइनर लॉज जल्दी से कंप्लीट हो गए तो हम मेजर लॉज पे भी फोकस करेंगे। तो हमारा जो नया इनिशिएटिव है, इसको सपोर्ट करिए और इसको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और हमें रिस्पॉन्स करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का हम अपना सेशन चालू करते हैं और इस इनिशिएटिव की शुरुआत हम करते हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 के साथ में। चलिए देखते हैं ये एक्ट क्या बोलता है और इसको किस हिसाब से डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, जो कि इसमें 24 है। 24 जो है वो रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है। नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो नील है। नाउ इन्फोर्समेंट डेट जो इसकी है वो 27 अप्रैल 1973 रहेगी। ठीक है, ये चीज़ जो है ये बेसिक चीज़ें रहती है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट डेट, नंबर ऑफ सेक्शंस, ये आ सकते हैं। तो एक बार इनको गो थ्रू अच्छे से कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा इनको। तो हमारा एक्ट चालू होता है प्रीएम्बल के साथ में। प्रीएम्बल किसी भी एक्ट का बहुत जरूरी रहता है उसके ऑब्जेक्ट और पर्पस को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका प्रीएम्बल देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रीएम्बल जो है वो बोलता है एन एक्ट टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ रेंट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स एंड रेंटेड लैंड situated within the limits of urban areas and the eviction of tenants therefrom। तो ये जो प्रीएम्बल है ये दो ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है कंट्रोल करना, किस चीज को? एविक्शन ऑफ टेनेंट, एंड सेकेंडली कंट्रोल करना इंक्रीज ऑफ रेंट। ठीक है, और ये दोनों चीजें जो रहेंगी ये स्पेसिफिकली डील करेंगी अर्बन एरियाज में, क्योंकि एक्ट का नाम ही अर्बन एरिया है। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ जाएंगे। लेकिन ये प्रीएम्बल है, इसको भी याद रखने की यूजुअली जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर इसको समझ लें, कभी क्वेश्चन आ जाए प्री में, तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। नाउ बी इट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा इन द 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। सबसे पहला सेक्शन अब चालू करते हैं, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की। तो ये बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। इट शैल एक्सटेंड टू ऑल अर्बन एरियाज in Haryana, but nothing herein contained shall apply to any cantonment area। तो ये एक तो इसके एक्सटेंड की बात करता है, प्लस एक आपको एग्जम्पशन बताता है कि ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आगे भी एग्जम्पशंस आएंगे, ये मान लीजिए इस एक्ट का पहला एग्जम्पशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कंटोनमेंट एरिया पे अप्लीकेबल नहीं होती है कोई भी इसके प्रोविजंस। नाउ nothing in this act shall apply to any building the construction of which was completed on or after the commencement of this act for a period of 10 years from the date of its completion। ठीक है, जैसे हम बता रहा था एग्जाम्पशन की बात करता है, ये पहला एग्जाम्पशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पशन क्या हो जाएगा आपका? 10 ईयर्स वाला, कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा उन बिल्डिंग्स पे या रेंटेड लैंड्स पे जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स। तो अगर उसका कंप्लीशन हुआ है 27 अप्रैल
1973। तो कब तक अप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर इनके प्रोविजंस? 27 अप्रैल 1983, इसको हम 26 भी मान सकते हैं, ठीक है। 26 अप्रैल 1983 फॉर 10 ईयर्स कोई भी प्रोविजंस इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन की बात करी गई है, मतलब इस तारीख को ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ये डेट जो रही ये रही आपकी 26 अप्रैल 1973, तो ऐसी कंडीशन में ये इन्फोर्समेंट डेट से पहले हो जाता है, तो ये प्रोविज़न अप्लीकेबल रहेंगे ऐसे अकोमोडेशन पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो अगर कमेंसमेंट के पहले कोई बिल्डिंग है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, लेकिन कमेंसमेंट के बाद में अगर कोई बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो 10 ईयर्स के लिए एग्जम्प्ट रहेगी इस प्रोविजन से, इस एक्ट के प्रोविजन से, ठीक है। आगे देखते हैं। डेफिनेशन पार्ट, ये किसी भी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आगे के जितने प्रोविजंस रहते हैं या जितने उसके वर्डिंग्स रहते हैं, टेक्निकलिटीज़ रहती है, वो इजीली इंटरप्रिटेड हो सकती है कि उनका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे इनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, आराम से देखेंगे। बिल्डिंग सबसे पहली आ जाती है 2A। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो दे रखा है ये 2A में दे रखा है या 2B में दे रखा है या 2C में दे रखा है। वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्डिंग की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, 2(1)A, 2A, 2(2)A, है ना, सब क्लोज वगैरह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का सब क्लोज या सब सेक्शन नहीं प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे डायरेक्टली आपका एक 2 सेक्शन है और उसके बाद में इसका एक क्लॉज दे रखा है, तो 2 सब क्लॉज ए, ठीक है, ओके। देख लेते हैं बिल्डिंग की डेफिनेशन। बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग let for any purpose whether being actually used for that purpose or not, including any land, godowns, outhouses, gardens, lawns, wells or tanks appurtenant to such building, or the furniture laid there with or any fittings affixed to or machinery installed in such building but doesn't include a room in a hotel, hostel or boarding house, ठीक है। तो इसको अब डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या इंक्लूड है। बिल्डिंग या फिर उसका पार्ट, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया लेट फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए किराए पे दी हुई हो, लेकिन जरूरी नहीं जिस पर्पस के लिए किराए पे दी गई हो वो पर्पस के लिए ही यूज हो रही हो, ठीक है, पर्पस और नॉट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे कुछ बता रहा है कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, अकोमोडेशन होंगी, तो उनकी जो लिस्ट है वो आपको मेमोराइज करनी है। गोडाउन्स, आउट हाउसेज, गार्डन्स, लॉन्स, वेल्स और टैंक्स अपुटिनाइन टू सच बिल्डिंग, ठीक है। इसके साथ में जो स्पेसिफिकली यहाँ पे है टैंक अपुटिनाइन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर लेट, ध्यान रखना है कोई फर्नीचर सप्लाई करा गया है बिल्डिंग के साथ नहीं, यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो फर्नीचर लेट है, वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में ही आता है। थर्डली एनी फिटिंग्स अफिक्स्ड हुई है, ठीक है, फिटिंग्स अफिक्स्ड हुई है। और चौथा मशीनरी सप्लाइड हुई है, मशीनरी सप्लाइड हुई है या फिर इंस्टॉल्ड हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब तो आपको समझ आ गया,
टैंक अपोर्टेनेट कुआं वगैरह है तो उसके साथ में ही जाता है, ठीक है। फर्नीचर का वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, अगर दिया है तो उसके साथ में काउंट होगा। फिटिंग्स यूजुअली साथ में ही जाती है। फिटिंग्स इंक्लूड आपके डोर्स, विंडोज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपके बाथरूम फिटिंग्स, ये सारी फिटिंग्स में आ जाती है जो एसेंशियल रहती है मोस्ट प्रोबेबली। नाउ मशीनरी हुई तो मशीनरी में आपको वो एयर कंडीशन हुआ, ठीक है, गीज़र हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दिया है तो इंक्लूड होगा। अब डजंट इंक्लूड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि इसमें क्या नहीं काउंट होगा, तो वो दे रखा है आपका रूम, जो कहाँ हो, एक होटल में हो, हॉस्टल में हो, या फिर बोर्डिंग हाउस में हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों दे रखा है कि हॉस्टल में हो, होटल में हो, बोर्डिंग हाउस में हो रूम, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि एक कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए रहता है, कमर्शियल यूटिलाइजेशन विथ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। आप एक लिमिटेड पर्पस के लिए लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, और यूजुअली ये चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट होती है कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। इसलिए आप इनको, इनमें जब आप अपनी सर्विसेज लेते हैं या जाते हैं तो आप टेनेंट नहीं कहलाते हैं कभी भी, ठीक है ना। ये बिल्डिंग अकोमोडेशन में आती है, आप फॉर शॉर्ट टर्म आप उनकी सर्विसेज लेते हैं, तो आपके बीच में जो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बनेगा वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड का नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या होता है? तो कंट्रोलर मीन्स एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ कंट्रोलर। इसमें आपको याद रखने वाली बस एक बात है कि ये 2B में आती है। सेकेंडली, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है कंट्रोलर का, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। डेट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको बिल्डिंग में जितनी चीज़ें बताई है वो जरूर से आपको मेमोराइज करनी है और बहुत अच्छे से बाय हार्ट करनी है, क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको प्री का क्वेश्चन बनेगा, और अगर मेंस में बना तो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकते हैं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। प्री में तो डेफिनेटली इसी तरह से आता है कि क्या इंक्लूड हो रहा है, क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है। नाउ लैंडलॉर्ड में देखते हैं, तो लैंडलॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट की, और इसको भी बहुत अच्छे से देखना है जैसे हमने बिल्डिंग को देखा था। तो लैंडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, ये पहला पॉइंट, in respect of building or rented land, whether on his own account or on behalf or for the benefit of any other person or as a trustee, guardian, receiver, executor or administrator for any other person। ठीक है, अब इसको यहाँ तक कवर करते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइम बीइंग entitled टू रिसीव, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ऐसा इंसान जो रिसीव करने का हकदार है, ठीक है, क्या, रेंट। सेकेंडली, वो कौन हो सकता है? ऑन अकाउंट ऑफ, बिहाफ ऑफ, या फिर बेनिफिट ऑफ, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए। Time being entitled to receive rent in respect of building or rented land, whether on his own account or on account of or behalf of for the benefit of, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अकाउंट के साथ में ऑन लिखा है, मतलब खुद के अकाउंट पे रिसीव कर सकता है, खुद ही लैंडलॉर्ड है, खुद ही किराया ले रहा है, ये उसमें आ गया। बिहाफ हो गया जिसको आपने एजेंट बनाया गया है या किसी को अथॉरिटी दी गई है कि मेरे बिहाफ पे तुम रेंट कलेक्ट करना। तो तीसरे आ जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ, जिसमें लगभग यही चीज़ें आ जाती है, एजेंट या अथॉरिटी। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गई है आपकी, अगर आपकी प्रॉपर्टी का, लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, ट्रस्टी है, या एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है, तो ऐसे लोग भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी रेंट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं डेफिनेशन फिर से। Whether on his own account or on behalf of or for the benefit of any other person or as a trustee, guardian, receiver, executor or administrator for any other person। तो यहाँ पे जो ये benefit for any other person आ गया है, any other person, या फिर administrator, trustee, executor of any other person आ गया है, तो ये जो any other person है ये एक्चुअल
लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और ये लोग उसके बिहाफ पे या उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। एज अ एजेंट अपॉइंटेड हुआ या फिर थ्रू लीगल प्रोसेस ये अपॉइंट हुए, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ टेनेंट, अब यहाँ पे देख लेते हैं और कौन आ सकता है, तो इंक्लूड्स अ टेनेंट हु सबलेट्स एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, ठीक है, इसको यहाँ तक देखते हैं। अब इंक्लूड में कौन आ गया आपका, टेनेंट, लेकिन ये टेनेंट कौन होगा, जिसने सबलेट करा है, लेकिन सबलेट करने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है, कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर इसकी कंसेंट के बिना करा गया है तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ये अनलॉफुल सब टेनेंसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें प्रोविजन दे रखा है कि आप विदाउट कंसेंट भी कर सकते हैं तो फिर मान्य होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। जहाँ की ये एक्ट बोलता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड अगर आप सबलेट करते हैं तो वो टेनेंसी में नहीं आएगी, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड्स अ टेनेंट हु सबलेट्स एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन द मैनर हियर आफ्टर प्रोवाइडेड, जैसा कि आपको बताया है उस मैनर में वो सबलेट करता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि कंसेंट वाला मैनर। एंड लास्ट, एवरी पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिराइविंग टाइटल अंडर अ लैंडलॉर्ड। अब इसके बाद में लास्ट है कि जो भी लोग टाइटल डिराइव कर रहे हैं किससे, लैंडलॉर्ड से, वो सब भी टेनेंसी की डेफिनेशन में आ पाएंगे और टेनेंसी की डेफिनेशन में आ पाएंगे और लैंडलॉर्ड सपोज्ड मतलब या फिर डीम्ड कहलाएंगे, डीम्ड लैंडलॉर्ड कहलाएंगे, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड से टाइटल डिराइव कर रहे हैं वो भी लैंडलॉर्ड होंगे, जो टेनेंट सबलेट कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड वो भी उस सब टेनेंसी के लिए लैंडलॉर्ड होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर है वो भी लैंडलॉर्ड होगा अगर वो इंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड के द्वारा उसके बिहाफ पे या उसके बेनिफिट के लिए रेंट क्लेम कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा। और अगर एक्चुअल लैंडलॉर्ड है और वो डायरेक्टली इंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए तो वो भी लैंडलॉर्ड है, ओके। तो ये रही हमारी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं, डी में आते हैं। 1D नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये भी अच्छी डेफिनेशन है। देखिए आपको डेफिनेशन सीक्वेंस वाइज याद करनी पड़ेगी, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में जिस हिसाब से मैं आपको पार्टली बताते जा रहा हूँ डेफिनेशन, उस हिसाब से इसको समझिए तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या चीज़ होती है, मीन्स अ बिल्डिंग being used mainly for the purpose of business और ट्रेड। किसके लिए, बिजनेस या ट्रेड, यहाँ पे शब्द दे रखा है मेनली। तो पहली बात हो गई मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। सेकंड बात हो गई पार्टली, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मेनली देखा था, अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी पार्टली वाली, पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। एंड उसके साथ साथ एंड दे रखा है और नहीं दे रखा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे और लिखा हुआ है, कहाँ पे एंड लिखा हुआ है। एंड मतलब होता है उस सेंटेंस को कंटिन्यू करना, मतलब एक कंडीशन दे रखी है, सेकंड सेंटेंस में अगली कंडीशन आएगी, और में मतलब पहली कंडीशन या नेक्स्ट कंडीशन, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड, एंड पार्टली तो बिजनेस ट्रेड के लिए होगा, अब पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। ये हमारा एक अकोमोडेशन है, ये वाला बिजनेस ट्रेड के लिए यूज हो रहा है, ये वाला रेसिडेंस के लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या कंडीशन है, डेट द पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और ट्रेड इन द बिल्डिंग रिसाइड्स देयर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंडीशन वाली बात हो गई। यहाँ पे क्या हो गई कि जो इंसान, ये ए है, अगर ये ए बिजनेस और ट्रेड कर रहा है तो ए ही यहाँ पे रह सकता है, ये नहीं कि यहाँ पे बी रहेगा या सी रहेगा या डी रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और ट्रेड इन द बिल्डिंग रिसाइड्स देयर, जो बिजनेस और ट्रेड कैरी ऑन कर रहा है वही यहाँ पे रिसाइड रहना चाहिए, तभी जाके ये पार्टली की डेफिनेशन में आ पाएगा,
नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड डेट इफ अ बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल, अब यहाँ पे बिल्डिंग लेट आउट करी है रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, दोनों पर्पस के लिए। ये हो गया रेसिडेंशियल, ये हो गया नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल पर्पस सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन। ठीक है, ये ए को कर दिया, ये बी को कर दिया, इस हिसाब से समझ लेते हैं। द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस, पर्पस ऑफ रेसिडेंस shall not be treated as non residential building, इसको कभी भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रीट नहीं करे जाएगा, ये हमेशा क्या रहेगी, रेसिडेंशियल ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब समझे कि अगर कोई बिल्डिंग है उसको रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अलग अलग तरह से एक इंसान से ज़्यादा को आप लेट आउट कर रहे हो, तो जो पार्ट आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पर्पस से लेट आउट कर रहे हो वो रेसिडेंशियल ही रहेगी, वो कभी भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगी। आप ये समझ सकते हो कि इस नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जो डेफिनेशन है उसका ये एक एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन है या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ज़्यादा बेटर वर्ड है, एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एक्सेप्शन हो गया। इसको एक बार फिर रीड आउट कर लेते हैं। प्रोवाइडेड डेट इफ अ बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस सेपरेटली, हमेशा वर्ड याद रखना, अगर सेपरेटली यूज करा गया है टू मोर देन वन पर्सन, दो कंडीशन, सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन, द पोर्शन देयर ऑफ लेट फॉर रेसिडेंस शाल नॉट बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंसी ट्रीट करी जाएगी, रेसिडेंस को दे रखा है तो रेसिडेंशियल ही होगी, ये नहीं कि आधा पोर्शन उसको दे रखा है, ये इसमें नहीं आ पाएगा कभी भी, ये पार्टली वाले का प्रोविजो है। ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सप्लेनेशन, वेयर अ बिल्डिंग इज यूज्ड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड, काय के लिए, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इवन दो अ स्मॉल पोर्शन देयरऑफ इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। अब ये जो प्रोविजो था ऊपर वाला जिसको हमने एक्सेप्शन माना पार्टली वाले का, इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर एक बिल्डिंग है वो बिजनेस और ट्रेड के लिए यूज हो रही है और उसमें से एक छोटा सा एक कमरा है, ठीक है, वो कमरा हमने उस बिजनेस और ट्रेड को कैरी ऑन करने के लिए अगर कोई एक एम्प्लॉय है या कोई चौकीदार है या कोई भी एक ऐसा इंसान है उसको दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना उतना सा भाग रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही होगी। अगर कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और उसका छोटा सा स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है, स्मॉल पोर्शन देयर ऑफ इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रेसिडेंस, अगर ऐसा होता है तो फिर भी वो बिल्डिंग नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही कहलाएगी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगी अगर वो बिल्डिंग सेपरेटली रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है एक से ज़्यादा लोगों को। तो जो रेसिडेंशियल पार्ट है वो सिर्फ रेसिडेंशियल पार्ट ही कहलाया जाएगा, वो नॉन रेसिडेंशियल की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और उसका ये एक्सप्लेनेशन है, अगर मेनली वो बिजनेस और ट्रेड के लिए दी गई है और अगर उसका सा कोई छोटा सा पार्ट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है तो वो बिल्डिंग नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही रहेगी, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होगी। इसको आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा, समझिएगा, मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया है, नहीं समझ आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इस पर आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, कोई काम की डेफिनेशन नहीं है इतनी, लेकिन नंबरिंग याद करिएगा ई में। नेक्स्ट, रेंटेड लैंड मीन्स एनी लैंड लेट सेपरेटली for the purpose of being used principally for the business or trade. Rented land means any land let separately for the purpose of being used principally for the business or trade. मेनली फोकस यहाँ पे दिया हुआ है रेंटेड लैंड के लिए, बिजनेस और ट्रेड, इस वर्ड को याद करिएगा और लेट सेपरेटली को। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नाउ रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज़ नॉट अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो हमने डी में देखा।
तो वो जी चीज़ें जो उस डेफिनेशन में नहीं आ रही हैं नॉन रेसिडेंशियल की, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी रेसिडेंशियल। टीनेंट, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई एच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन थी वैसे ही टीनेंट की डेफिनेशन है। 3 डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड, टीनेंट। चलिए, और एक नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी इस एक्ट में। ये 4 डेफिनेशन तो बाय हार्ट आपको याद करनी है और समझनी है बहुत अच्छे से। इसमें से बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब टीनेंट क्या होता है? टीनेंट मीन्स एनी पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट। यहाँ पे वर्ड मिसिंग है ऑन, जो कि लैंडलॉर्ड में था, है ना, इसलिए इसका मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। मीन्स अ पर्सन बाय हुम और ऑन हुज ऑन अकाउंट। तो हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट आ गया हुम, दूसरा पॉइंट आ गया अकाउंट। रेंट इज पेएबल फॉर द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, इसको हम पहला पार्ट मानते हैं। इंक्लूड्स वाला, जिसमें हमको दे गई है कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट मानेंगे। हुम में कौन आ जाएगा आपका? एनी पर्सन बाय हुम एक्चुअल टीनांट, ठीक है, ये एक्चुअल टीनांट हो गया। और ऑन हुज अकाउंट, तो ऑन हुज अकाउंट में कौन आ जाएगा? जो कि ऑथोराइज्ड करा गया है या इंस्ट्रक्ट करा गया है, या फिर उस टेनेंट का एजेंट है। मान लीजिए जो टेनेंट है, ये बिल्डिंग उसने एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए ली और वो यहाँ पे रहता नहीं है, तो जो यहाँ पे मैनेजर होगा वो एक्चुअली उसके अकाउंट पे रेंट पे करेगा। तो वो जो मैनेजर है वो इस डेफिनेशन, इस पार्ट में आ जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि वो ऑथराइज्ड भी है, इंस्ट्रक्टेड भी है, एजेंट भी है, ठीक है। एंड includes a tenant continuing in possession after the termination of his tenancy and in the event of such person's death, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन वाला पॉइंट, दूसरा डेथ वाला पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। कोई ऐसा इंसान जो टेनेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी पोजीशन को कंटिन्यू करता है, तो वो तो टीनेंट की डेफिनेशन में आएगा ही सही, उसकी लायबिलिटी बनेगी सही रेंट पे करने की, ठीक है। अगला है जिस इंसान की या जो टीनेंट था उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद भी पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डेथ के बाद में पोजीशन कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो डेथ के बाद पोजीशन कंटिन्यू करेंगे उसके लीगल एयर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम आगे चल के। एंड इन द इवेंट ऑफ सच पर्सन्स डेथ सच ऑफ हिज heirs as are mentioned in the schedule appended to this act। ये जो heirs दे रखे हैं ये कहाँ पे मेंशन है? इस एक्ट में शेड्यूल दे रखा है, उसमें उनकी लिस्ट प्रोवाइड करी गई है कि वो लीगल heirs कौन कौन हो सकते हैं। इसके साथ में एक कंडीशन और इंक्लूड है जो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये लीगल heirs और डेथ वाला जो प्रोविज़न है ये समझ नहीं आएगा। तो वो कौन सी कंडीशन है? वो ये है कि ये जो लीगल heirs हैं ये एट द टाइम ऑफ पर्सनस डेथ उसके साथ में रहने चाहिए, रिसाइड करने चाहिए, ठीक है। अब इसको हम शुरू से देख लेते हैं। इंक्लूड्स अ टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी, ये एक पार्ट हो गया जो हमने लिखा, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी के बाद भी पोजीशन कंटिन्यू करता है। एंड इन द इवेंट ऑफ सच पर्सनस डेथ, पर्सनस की डेथ हो जाती है तो भी कंटिन्यूइंग पोजीशन रहता है, किसके द्वारा? सच ऑफ हिज हेयर्स एज आर मेंशन इन द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, जो शेड्यूल में दे रखे हैं। एंड हु वर ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग विथ हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मृत्यु के समय उसके साथ रहते हों। ऐसा नहीं है कि उसका जो लीगल हेयर है, मान लीजिए उसका कोई लड़का है, ठीक है, डॉटर है, वो लीगल हेयर तो हैं शेड्यूल के अंदर, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ पर्सनस डेथ दे आर नॉट रिसाइडिंग विद द एक्चुअल टेनेंट। अगर वो उन लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं जो एक्चुअल टेनेंट है, तो वो इसमें डेफिनेशन में नहीं आएंगे, वो टेनेंट नहीं कहला सकते, वो टेनेंट नहीं होंगे, ठीक है।
नाउ बट डजंट इंक्लूड, अब यहाँ पे एक अलग पार्ट चालू हो जाता है डजंट इंक्लूड वाला, बट डजंट इंक्लूड अ पर्सन placed in occupation of a building or rented land by its tenant except with the written consent of the landlord। जो वहां पे हमने देखी थी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कि कंसेंट होना जरूरी है, जैसे वहां पे लिखा था कि एज हियर आफ्टर मेंशन्ड इन दिस एक्ट, तो ये हियर इन आफ्टर मेंशन्ड वाला प्रोविजन आपको यहाँ पे लाइन मिल गई है। तो डजंट इंक्लूड में कौन आएगा, देखते हैं। डजंट इंक्लूड, ठीक है, कोई ऐसा टेनेंट जो सबलेट कर देता है विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, तो ये जो सब टेनेंट रहेगा ये कभी भी टेनेंट नहीं माना जाएगा। ये डेफिनेशन ये बोलती है, क्यों? क्योंकि कंसेंट नहीं मिली। अगर कंसेंट मिल जाती तो ये टेनेंट ही हो जाता और इसके इस सब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में टेनेंसी का रिलेशनशिप चालू हो जाता, एजेंट लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन चालू हो जाता, टेनेंसी मान ली जाती अगर कंसेंट के द्वारा होती है। तो क्या इंक्लूड नहीं है? अगर विदाउट कंसेंट सबलेट करा है टेनेंट ने तो वो टेनेंसी की डेफिनेशन में नहीं आएगा ऐसा इंसान। उसके बाद देख लेते हैं एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ, रिटन कंसेंट होना जरूरी है, नॉट इम्प्लाइड और नॉट वर्बल कंसेंट, रिटन कंसेंट। नाउ नेक्स्ट है इसका, और कौन ऐसा इंसान हो सकता है? और पर्सन टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस इन अ पब्लिक मार्केट, कार्ट स्टैंड और स्लॉटर हाउस और ऑफ रेंट फॉर शॉप्स हैज बीन फ्रेम्ड आउट और लीज्ड बाय अ म्युनिसिपल टाउन और नोटिफाइड एरिया कमिटी। कोई ऐसी, दूसरा वो लोग इंक्लूड नहीं हो सकते हैं जिनकी कोई शॉप्स है, पार्किंग स्टैंड हो गया, पार्किंग लॉट हो गया, ठीक है, या फिर आप स्ट्रीट वेंडर्स बोल सकते हैं किन्हीं को, जिनसे कि लोकल अथॉरिटी जो रहती है वो रेंट कलेक्ट करती है, रेंट कलेक्ट करती है या फिर फीस कलेक्ट करती है, उसको फीस वर्ड यूज करना ज़्यादा जरूरी रहेगा, फीस कलेक्ट करती है टू कंडक्ट देयर बिजनेस ओवर देयर, ठीक है। पार्किंग स्टैंड भी अथॉरिटी रहती है, ऑथराइज्ड रहता है, टेंडर्स निकलते हैं उनके, देखा होगा आपने, कुछ ऐसी शॉप्स वगैरह भी रहती है। तो ये जो रहते हैं ये भी टेनेंसी की परिभाषा में, डेफिनेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। लास्टली, अगर कोई बिल्डिंग अकोमोडेशन वगैरह कुछ है जिसको लीज आउट करा गया है म्युनिसिपल एरिया कमेटी ने, इसको यूजुअली हम समझ लेते हैं म्युनिसिपैलिटी ने, तो वो भी टेनेंसी की डेफिनेशन में नहीं आएगा जिसको लीज आउट करा गया है, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है ये भी लोकल अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। तो इन लोगों को बाहर रखा गया है टेनेंसी की डेफिनेशन से। एक बार पूरी डेफिनेशन ढंग से धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। टेनेंट मीन्स एनी पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट, मतलब एजेंट, अथॉरिटी जिसको दी गई है, इज पेएबल फॉर अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंड इंक्लूड्स अ टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी, टेनेंसी टर्मिनेट होने के बाद कंटिन्यू करता है पोजीशन, एंड इन द इवेंट ऑफ सच पर्सन्स डेथ, अगर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो लीगल हेयर्स के थ्रू पोजीशन कंटिन्यू करता है। लेकिन ये लीगल हेयर्स कौन होंगे? एज आर मेंशन इन द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, जो शेड्यूल में दे रखे हैं, लेकिन शेड्यूल में दे रखे के साथ में एक कंडीशन और है जो उनको फुलफिल करनी है, वो ये है कि दे शुड बी residing with the actual tenant at the time of his death,
उनके साथ में वो उस समय रह रहे होना जरूरी है। ये नहीं वो बाहर रह रहे हैं और 4 दिन बाद आके वहाँ पे रहने लग जाएं तो वो उस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बट डजंट इंक्लूड अ पर्सन, कौन इंक्लूड नहीं होता? पर्सन प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट, टेनेंट के द्वारा जो ऑक्यूपेशन, यहाँ पे वर्ड यूज है नॉट पोजेशन बट ऑक्यूपेशन, इस वर्ड को याद रखिएगा। प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट एक्सेप्ट विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, रिटर्न कंसेंट नहीं ली है और ऑक्यूपेशन में लिया आया है तो वो भी टेनेंट नहीं होगा जिसको सबलेट करी गई है। और पर्सन टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस इन ए पब्लिक मार्केट, कार्ट स्टैंड और स्लॉटर हाउस और ऑफ रेंट्स फॉर शॉप्स हैज बीन फ्रेम्ड आउट। कौन सा? पब्लिक मार्केट कोई है, कोई ऐसी जगह है, कार्ट स्टैंड है मतलब पार्किंग वगैरह वाली चीज़ हो गई, और स्लॉटर हाउसेस हो गए और रेंट्स फॉर शॉप्स हो गए। ये वो चीज़ें जिनकी यूजुअली फीस रहती है जो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करती है, उनने डिसाइड करा है, या फिर लीज्ड आउट बाय म्युनिसिपल टाउन और नोटिफाइड एरिया कमेटी। फीस डिसाइड करी गई है या उसके द्वारा लेट आउट करा गया है, लीज आउट करा गया है लोकल म्युनिसिपैलिटी में, लोकल अथॉरिटी के द्वारा। तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा जितनी भी चीज़ें लीज आउट करी गई हैं या कलेक्शन ऑफ फीस वगैरह डिसाइड करा गया है, वो सारी चीज़ें टेनेंसी की डेफिनेशन से, टीनेंट की डेफिनेशन से बाहर आएंगे, वो लोग टीनेंट नहीं कहलाएंगे। बस इतना याद रखना आपने को। चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या होता है? मीन्स एनी एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय म्युनिसिपल कमिटी, जो कि म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा एडमिनिस्टर होता है। नोटिफाइड एरिया कमेटी या फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन और एनी एरिया डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी अर्बन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। सेक्शन 3 बोलता है एग्जम्पशंस के बारे में। हमने 2 एग्जम्पशंस तो ऑलरेडी देख रखे हैं, तीसरा एग्जम्पशन देखते हैं। The state government may direct that all or any of the provisions of this act shall not apply to any particular building or rented land or to any class of building or rented land। मतलब all or any of the provisions of this act, सारे provisions की बात कर रहा है या कुछ provisions की बात कर रहा है, all or any, ठीक है। shall not apply to particular building or rented land or to any class of building। सारे प्रोविजंस या कुछ प्रोविजंस एक किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पे या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिल्डिंग्स पे अप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ये एग्जम्पशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही डायरेक्ट करी जाएगी। तो हमारे पास अभी तक सेक्शन 3 तक 3 तरह के एग्जम्पशंस हो गए। कौन कौन से हो गए? सबसे पहला कंटोनमेंट एरिया वाला एग्जम्पशन हो गया, जो कि स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर ही हमको बोल रहा है कि इसके प्रोविजंस कंटोनमेंट एरिया पे अप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा लेजिस्लेचर ही हमको बोल रहा है कि जिसका कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट के बाद में हुआ है और उसका कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट के बाद हुआ है तो 10 साल के लिए ऐसी बिल्डिंग एग्जम्प्ट हो जाएंगी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। कंप्लीशन वाली बात है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है अगर, तो जिस डेट से कंप्लीट हुआ है उस डेट से 10 साल के लिए एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ये तीसरा हुआ, दूसरा हुआ। और तीसरा हो गया हमारा सेक्शन 3 वाला प्रोविजन, जो कि एग्जम्पशन की बात करता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है, मतलब ये उसके डिस्क्रिशन पे है, मे वर्ड यूज करा गया है, नॉट शैल। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? डिस्क्रिशन। इस बात को याद रखिएगा। तो 3 तरह के एग्जम्पशन अभी तक हमने देख लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे के प्रोविजंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा बड़ा हो गया होगा वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिएगा और हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करिएगा। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के थ्रू रिस्पॉन्सिव रहिए, ताकि मुझे मेरी कमियों का पता लग सके। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे लोकल लॉज हैं वो जितनी जल्दी मैं कवर करवा सकूँ उतनी जल्दी मैं कवर करवा दूँ आपको। थैंक यू सो मच।